चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030 रिपोर्ट जारी की। तो भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में स्वच्छ प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6% से बढ़ाकर 15% तक करना है। इस संदर्भ में रिपोर्ट नीतिगत सुधारों की सिफारिश करती है। रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो भारत की गैस खपत 2030 तक इसमें 60% की वृद्धि होगी और शहरी गैस वितरण क्षेत्र प्राकृतिक गैस की मांग में होने वाली इस वृद्धि का नेतृत्व करेगा। सीजीडी क्षेत्रक पाइपलाइनों के माध्यम से घरों, उद्योगों आदि को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। भारत का गैस उत्पादन तो 2023 में 35 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है। साथ ही कृष्णा गोदावरी डीप वाटर फील्ड्स कुल उत्पादन में 1/4 का योगदान देते हैं। आयात वैश्विक स्तर पर भारत चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है। 2030 तक देश में एलएनजी का आयात 2 गुने से अधिक हो जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस की क्षमताओं का अभी तक बड़े पैमाने पर दोहन नहीं हुआ है। भारत की सीबीजी क्षमता लगभग 87 बीसीएम पर ईयर अनुमानित है, जबकि वर्तमान में स्थापित क्षमता इस क्षमता का 1% से भी कम है। भारत में गैस क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियां, तो वर्तमान मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दे, लीगेसी क्षेत्रों से गैस की कीमतें लगभग $10 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर सीमित कर दी गई है। इससे गैस की सही कीमत प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। डीप वाटर प्रोजेक्ट जैसे उच्च लागत वाले क्षेत्रों से निकलने वाली गैस की कीमतों पर भी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। सरकारी स्वामित्व वाली गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में गैस की विपणन और पाइपलाइन ट्रांसमिशन दोनों क्षेत्रों में अग्रणी कंपनी है। इससे हितों के टकराव की संभावना पैदा होती है। भारत में भूमिगत गैस भंडारण सुविधाओं का अभाव है और एलएनजी भंडारण क्षमता सीमित है। नीतिगत सिफारिशें, तो गैस मूल्य निर्धारण को उदार बनाना। किरेट पारेख समिति 2022 के सुझाव के अनुसार धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता का विस्तार करना चाहिए। डी वाटर एवं अल्ट्रा डी वाटर परियोजनाओं पर मूल्य सीमाओं को हटाने का प्रयास करना चाहिए। पाइपलाइनों तक निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स की स्थापना करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धी ईंधनों के कराधान को सुसंगत बनाना चाहिए। कुशल मूल्य निर्धारण के लिए इंडियन गैस एक्सचेंज को बढ़ावा देना चाहिए आदि। पारदर्शी तरीके से थर्ड पार्टी की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ सक्षम अवसंरचना का विकास करना चाहिए। उदाहरण के लिए स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व का निर्माण। ठीक है, अगली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहार के वादों पर चिंता जताई। तो सुप्रीम कोर्ट के चुनावों से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने के वादे पर कहा कि हम कुछ लोगों को परजीवियों का एक वर्ग बना रहे हैं। न्यायालय के अनुसार इस तरह के मुफ्त उपहार कुछ लोगों को रोजगार खोजने, मुख्य धारा में शामिल होने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के अवसर से वंचित कर देती हैं। फ्रीबीज के विषय में देखते हैं। फ्रीबीज मतलब मुफ्त उपहार। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार फ्रीबीज एक ऐसी सार्वजनिक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत मुफ्त में वस्तुएं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि भारत के चुनाव आयोग ने फ्रीबीज को परिभाषित नहीं किया है। फ्रीबीज के उदाहरण है फ्री बिजली, फ्री जलापूर्ति, फ्री ट्रांसपोर्ट में बिना किराए की यात्रा आदि। फ्रीबीज से जुड़ी चिंताएं, राजकोषीय बोझ, तो मुफ्त में अधिक सुविधाएं देने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ जाता है। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। उदाहरण के लिए मुफ्त सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च के कारण पंजाब को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। विकास कार्यों पर कम खर्च होना, तो राजस्व को अवसंरचना विकास और रोजगार सृजन में निवेश करने की बजाय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खर्च किया जाता है। पर्यावरण को नुकसान, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में मुफ्त बिजली देने से भूजल स्तर में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई है। संस्थानों को कमजोर बनाना, तो एनके सिंह के अनुसार ऋण माफी और फ्री बिजली जैसी नीतियां बैंकों एवं विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स को नुकसान पहुंचाती है। आगे की राह देखते हैं। तो कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा जैसी आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं तथा गैर जरूरी फ्रीबीज में अंतर किया जाना चाहिए। संस्थागत और विधायी सुधार, तो फ्रीबीज को परिभाषित करने और नियंत्रित करने के लिए संसद में विस्तार से बहस की जानी चाहिए। और राजनीतिक और चुनावी जवाबदेही, तो चुनावी घोषणा पत्रों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, फिर है इसमें फ्रीबीज के सकारात्मक प्रभाव। तो कमजोर वर्गों का उत्थान यानी वंचित समुदायों को सहायता देने से सामाजिक कल्याण के दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। उपभोग व्यय में वृद्धि, तो कुछ सुविधाएं मुफ्त में देने से लोग अपनी बचत का उपयोग कुछ और खरीदने में कर सकते हैं, जिससे उपभोग व्यय बढ़ता है। संकट में तत्काल राहत,
संकट की स्थिति में मुफ्त सुविधाएं मिलने में सामाजिक कल्याण का त्वरित लाभ मिलता है। कोविड-19 के दौरान मिले लाभ इसका एक उदाहरण है। और उत्पादकता में वृद्धि, तो कार्यबल की दक्षता बढ़ती है जिससे अल्पकाल में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात की हमने फ्रीबीज के सकारात्मक प्रभाव के विषय में। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस की अपनी 6ठी आधिकारिक यात्रा की। तो इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौते, परमाणु ऊर्जा में सहयोग, तो दोनों देशों ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास में सहयोग पर सहमति व्यक्त की। एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर्स हैं जिनकी दक्षता, सुरक्षा और स्थिरता काफी बेहतर होती है, जबकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लघु और कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर्स होते हैं जिन्हें फैक्ट्रियों में निर्मित करके सीधे साइट पर स्थापित किया जा सकता है। भारत फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिकोणीय विकास सहयोग की शुरुआत, तो इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में तीसरी दुनिया के देशों की जलवायु और संधारणीय विकास पर केंद्रित परियोजनाओं को समर्थन देना है। मार्सिले में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया गया है। भारत की फ्रांस यात्रा से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, तो बहुपक्षीय सहयोग, फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। रक्षा सहयोग, इसमें स्कॉर्पिन पनडुब्बियों के निर्माण और स्वदेशीकरण में प्रगति तथा फ्रिंडेक्स रक्षा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का शुरू होना शामिल है। साथ ही फ्रांस ने यूरोड्रोन मामले प्रोग्राम में भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया। सैन्य अभ्यास वरुणिया, ला पेरोस आदि। प्रौद्योगिकी सहयोग, तो दोनों देशों ने इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की प्रगति की सराहना की। भारत ITER के 7 सदस्यों में से एक है। ITER 500 मेगावाट संलयन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े टोकामक और असेंबल करने में योगदान दे रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का भी शुभारंभ किया गया है। व्यापार संबंध, तो 2024 में $15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के साथ द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अब बात करते हैं एक शो में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की कथित अश्लील टिप्पणी वाली वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। कानूनी रूप से अश्लीलता को अभद्र अभिव्यक्ति माना जा सकता है। इसे शब्दों, कार्यों या इशारों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। अश्लीलता से जुड़े नैतिक मुद्दे, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम अश्लीलता पर कानून संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। हालांकि इस अधिकार को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 और धारा 296 तथा कुछ अन्य कानूनों द्वारा सीमित किया गया है। अश्लीलता की अलग अलग परिभाषा, तो अश्लीलता की कोई स्पष्ट और सटीक परिभाषा न होने के कारण इसकी व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जाती है। उदाहरण के लिए अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो अभिव्यक्ति एक समुदाय में अश्लील समझी जाती है वह अभिव्यक्ति किसी अन्य समुदाय में स्वीकार्य हो सकती है। सेंसरशिप बनाम कलाकारों की स्वतंत्रता, तो अक्सर सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के लिए सेंसरशिप लगाने और कलाकारों द्वारा क्रिएटिव रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के बीच टकराव की स्थिति देखी जाती है। उदाहरण के लिए मकबूल फिदा हुसैन बनाम राजकुमार पांडे मामले में न्यायालय ने कहा कि केवल नग्नता के आधार पर किसी कलात्मक अभिव्यक्ति को अश्लील नहीं माना जा सकता। इस निर्णय से कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक मानदंडों के बीच नैतिक दुविधा उजागर हुई। अश्लील अभिव्यक्ति से संबंधित मुद्दे पर मुख्य सिफारिशें, तो अश्लील अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। साथ ही परिभाषा तय करते समय संदर्भ या परिस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए और व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हानि सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि केवल इस आधार पर अश्लील अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए कि यह आम लोगों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचा रही है, बल्कि इससे होने वाली वास्तविक हानि को ध्यान में रखकर प्रतिबंध लगाना चाहिए। समुदाय के लिए मानक सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इसके तहत समकालीन सामुदायिक मानक टेस्ट को लागू करना चाहिए जो समय के साथ समाज की बदलती नैतिकता और मूल्यों को प्रतिबंधित करे। इसी में देखते हैं अश्लीलता को रोकने से संबंधित कानूनी प्रावधान। तो स्त्री अशिष्ट रूपपूर्ण प्रतिषेध अधिनियम 1986, तो यह कानून महिलाओं के अशिष्ट, अनुचित और आपत्तिजनक तरीके से चित्रण को गैर कानूनी घोषित करता है। अल्पवय व्यक्ति यानी अपहानिकार प्रकाशन अधिनियम 1956, यह कानून उन प्रकाशनों को प्रतिबंधित करता है जो किसी बालक या अल्पवय व्यक्ति के मन को दूषित या भ्रष्ट कर सकते हैं। अश्लीलता के मुद्दे पर न्यायिक निर्णय, तो एस खुशबू बनाम कन्यम्मल एवं अन्य मामले में अपीलकर्ता द्वारा विवाह पूर्व संबंधों पर दिए गए विचारों को नैतिकता और शालीनता को भंग करने के आधार पर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलकर्ता के अभिव्यक्ति के अधिकार और सामाजिक नैतिक मानकों के बीच संतुलन स्थापित किया था। ठीक है, अब बात करेंगे भारत का पाम ऑयल आयात 14 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। तो एक दशक से भी अधिक समय में पहली बार भारत के कुल खाद्य तेल आयात में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 30% से नीचे आ गई है। गिरावट मुख्य रूप से सोया तेल जैसे लागत प्रभावी विकल्पों की उपलब्धता के कारण आई।
पाम ऑयल क्या है? तो पाम ऑयल अफ्रीकी ऑयल पाम ट्री के फल से प्राप्त होता है। पाम ऑयल दो प्रकार के होते हैं, क्रूड पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल। जो क्रूड पाम ऑयल है फलों के गुद्दे से निकला गया अर्क होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए किया जाता है। और पाम कर्नेल ऑयल ये बीज से निकाला गया अर्क होता है। इसका उपयोग गैर खाद्य प्रयोजनों जैसे सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स आदि के लिए किया जाता है। दोनों तेल रंगहीन, गंधहीन और अपेक्षाकृत स्वादहीन होते हैं। ऑयल पाम के वृक्ष मूल रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले पादप है, किंतु वर्तमान में इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के 85% पाम ऑयल की आपूर्ति करते हैं। भारत में पाम ऑयल का उत्पादन तो भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल प्रमुख पाम ऑयल उत्पादक राज्य हैं। देश के कुल पाम ऑयल उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी 98% से अधिक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की। भारत दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत ने पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों पर आयात बोझ को कम करने के लिए 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम शुरू किया था। ठीक है, अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सांसदों, विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा। तो एक जनहित याचिका में अपराधियों को राजनीति में दोबारा प्रवेश करने से रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि किसी क्रिमिनल अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह रिहाई के बाद 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। राजनीति का अपराधीकरण तो राजनीति के अपराधीकरण से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को बढ़ती भागीदारी से है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के अनुसार 2024 में निर्वाचित 543 सांसदों में से 251 यानी 46% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। 171 यानी 31% पर बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि सहित गंभीर आपराधिक आरोप है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना 15.4% थी, जबकि स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना केवल 4.4% थी। प्रभाव तो आर्थिक चुनावों में काले धन के उपयोग और क्रोनिक कैपिटलिज्म को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है। सामाजिक धन बल और बाहुबल को अधिकतम करने पर ध्यान सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को प्रभावित करता है तथा हिंसा और सामाजिक वैमनस्य की संस्कृति को बढ़ावा देता है। राजनीति के मुफ्त उपहार, वोट, रिश्वतखोरी आदि को बढ़ावा देता है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एवं सुशासन के सिद्धांतों को कमजोर करता है। एससी के संबंधित निर्णय तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स वाद 2002, इसमें शीर्ष न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य किया। लिली थॉमस मामला 2013, तो अगर कोई मौजूदा सांसद विधायी दोषी ठहराया जाता है तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2019, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रकाशित करेंगे। ठीक है, फिर अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 1993 से 2022 के दौरान जलवायु जोखिमों में सबसे अधिक प्रभावित देशों में 6ठे स्थान पर रहा है। 1993 से 2022 के बीच भारत में 400 से अधिक चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गई थी। इन घटनाओं की वजह से लगभग 180 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था और लगभग 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। जलवायु जोखिम सूचकांक तो ये पिछले आंकड़ों पर आधारित सूचकांक है। चरम मौसम की घटनाओं से होने वाली मानव और आर्थिक क्षति के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। सबसे अधिक प्रभावित देश को सर्वोच्च रैंक दी जाती है। प्रकाशक है जर्मन वॉच द्वारा 2006 से प्रकाशित। सूचकांक तैयार करने की पद्धति तो 3 प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर जलवायु जोखिमों के प्रभाव का आकलन किया जाता है। ये जलवायु जोखिम है जल विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान। सूचकांक के 6 प्रमुख संकेतकों में शामिल है आर्थिक हानि, मृतक और प्रभावित लोग। इनकी गणना कुल संख्या और सापेक्ष रूप से की जाती है। फिर है भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण। तो हाल ही में एक सर्वेक्षण के दौरान भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने अरब सागर में नए मात्स्यिकी क्षेत्र की खोज की। इसके विषय में जानते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मात्स्यिकी पर एक नोडल संस्थान है। कार्य है भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्री मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना, ताकि इन संसाधनों का संधारणीय तरीके से उपयोग व प्रबंधन किया जा सके। एफएसआई का समुद्री इंजीनियरिंग प्रभाग गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के रखरखाव का कार्य करता है। एफएसआई का विकास क्रम तो इसे 1946 में डीप सी फिशिंग स्टेशन परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था और 1988 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, अब बात करेंगे पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ और सब सैटर्न एक्सोप्लैनेट की।
तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने माउंट आबू टेलीस्कोप में पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके एक नए सघन एक्सोप्लैनेट की खोज की। यह सब सैटर्न श्रेणी में अवस्थित है। एक्सोप्लैनेट सब सैटर्न श्रेणी एक्सोप्लैनेट जो नेपच्यून से बड़े लेकिन शनि से छोटे होते हैं। इसके विषय में जानते हैं। ये एक अत्याधुनिक हाई रिजोल्यूशन फाइबर फेड स्पेक्ट्रोग्राफ है। इसका उद्देश्य सुपर अर्थ जैसी दुनिया की खोज करना है। स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश को उसकी संरचना और गुणों के विश्लेषण के लिए उसके स्पेक्ट्रम में विभाजित करता है। यह उच्च परिशुद्धता और संवेदनशीलता के साथ एशिया में उच्चतम रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोग्राफ है। फिर नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बफर जोन में आदिवासियों के लिए एक गांव बनाने के राज्य सरकार के फैसले पर पर्यावरणविदों ने आपत्ति जताई। बफर जोन एक वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास एक निर्दिष्ट क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र अभ्यारण्य की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में मदद करता है। इसके विषय में जानते हैं। ये कोडागु जिले यानी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के कोर क्षेत्र में स्थित है। इस अभ्यारण्य का नाम इसके उच्चतम बिंदु ब्रह्मगिरी शिखर से लिया गया है। वनस्पति तो इसमें 16 घास के मैदान के साथ साथ सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन शामिल है। जीव जंतु तेंदुआ, गोरिया, भारतीय बाइसन, बार्किंग डियर, शेर पूंछ, मैकैक, नीलगिरी लंगूर आदि। फिर नेक्स्ट है स्टारलिंक। तो स्पेसएक्स के स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट भूटान में उपलब्ध है। स्टारलिंक हजारों उपग्रहों का एक समूह है। यह समूह पृथ्वी के बहुत करीब लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए संपूर्ण विश्व को कवर करता है। स्टारलिंक उपग्रह निम्न भूकक्षा में स्थित, इसलिए लेटेंसी काफी कम है। उद्देश्य है विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में वैश्विक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करना। लाभ फाइबर या सेलुलर नेटवर्क के विपरीत स्टारलिंक को किसी जमीनी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है और भारत ने अब तक स्टारलिंक को भारत में संचालन करने की अनुमति नहीं दी है। नेक्स्ट है लोकलेखा समिति। तो हाल ही में लोकलेखा समिति ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए टोल टैक्स नियम की समीक्षा करने का आग्रह किया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर पहली बार 1921 में स्थापित किया गया था। समिति का गठन इसे लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के तहत हर साल गठित किया जाता है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें लोकसभा में 15, राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और किसी भी केंद्रीय मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। अध्यक्ष पीएसी का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है और उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। कार्य यह समिति संसद द्वारा अनुमोदित सरकारी व्यय, वित्तीय लेखा और विनियोगों की समीक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। तो एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण 2026 में होगा, जबकि इसका उत्पादन 2027 से 28 तक शुरू होगा। यह उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइल का प्रकार है, यह पहले की ब्रह्मोस मिसाइल का हल्का, छोटा, अधिक बहुउद्देशीय और घातक संस्करण है। इसे SU-30 MKI और LCA तेजस पनडुब्बियों और नौसेना प्लेटफॉर्म्स पर तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। गति इसकी मैक 3.5 तक, मारक क्षमता 290 किलोमीटर, जिसे 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। निर्यात क्षमता भारत ने 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को भेजी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी मिशन अमृत सरोवर। तो मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,000 से अधिक तालाबों का कायाकल्प किया गया या उनका निर्णय किया गया। इससे कई जगहों पर जल संकट से निपटने में मदद मिल रही है। इस मिशन को 2022 में भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण, कायाकल्प करना, जिससे देश भर में अमृत सरोवरों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 50,000 हो जाएगी। इस मिशन में मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी पहलों को एकीकृत किया गया। साथ ही इस मिशन में जन भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मिशन के लिए अलग से वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है। ठीक है, फिर है हमारा सुर्खियों मेरा व्यक्तित्व। महर्षि दयानंद सरस्वती 1824 से 1883। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर पूरे देश में याद किया गया। उनका जन्म काठियावाड़ यानी गुजरात में हुआ था। प्रमुख योगदान धार्मिक सुधार। उन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड के खिलाफ थे। सामाजिक सुधार। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था और अस्पृश्यता को अमानवीय बताया था। महिला सशक्तिकरण। वे महिला शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी बुरी प्रथाओं का विरोध किया था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। साहित्यिक कृतियां हैं सत्यार्थ, प्रकाश, वेद, भाष्य, भूमिका, संस्कार विधि आदि। मूल्य हैं राष्ट्रवाद, विश्व बंधुत्व, मानवतावाद आदि। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।